हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेम सिंह राठौड़, कैसी भी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे प्रकाश के अंदर अपन ने परावर्तन पढ़ लिया और प्रतिबिंब निर्माण तक परावर्तन अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, ये होती क्या है तो आप बताओगे कि इस परिपाटी के अंदर दर्पण का मूल बिंदु, जो दर्पण जो है इसका मूल बिंदु है वो उसको किसको मानते हैं अपन? ध्रुव को मानते हैं। तो मूल बिंदु होता है ध्रुव, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से। अच्छा देखो, ये परिपाटी है, इससे अपने को पता क्या चलेगा तो अपन बताएंगे बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस दूरी है, इनकी मान अपने को धनात्मक लेने हैं या ऋणात्मक लेने हैं, वो किसके अनुसार लेने हैं? अपने को कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेने हैं। तो अपन बताएंगे, अपन ने सबसे पहली बात बताई, कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है, इस परिपाटी में मूल बिंदु क्या होता है? दर्पण का ध्रुव P होता है। जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव P से मापी जाती हैं। इस ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां, ये आपका दर्पण है, दर्पण से ये कौन सी ओर हो गई? बाईं ओर, और ये कौन सी हो गई? दाईं ओर। तो बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो होती हैं कैसी? ऋणात्मक। मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण से बाईं ओर की किसी दूरी का अपने को मापन करना है, तो वो दूरी आपकी जितनी भी है वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मान लो कि 10 मीटर दूर कोई वस्तु पड़ी है यहाँ पे, तो अपन कहेंगे वो माइनस की 10 मीटर दूर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में दर्पण से दाईं ओर की दूरियां, ये दर्पण, इस दर्पण से दाईं ओर की दूरियां, कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सेम चलेगा। तो दाईं ओर की जो दूरी है वो कैसी ली जाएगी? तो आप बताओ, दाईं ओर की दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो दाईं ओर की दूरी अपन धनात्मक लेंगे 2। इसके बाद में अपन बताएंगे, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, जो काल्पनिक रेखा है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां हैं वो आपकी होंगी कैसी? धनात्मक होंगी। जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरियां हैं वो कैसी होंगी? आपकी ऋणात्मक होंगी। देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अपन ने 4 बातें मुख्य रूप से पढ़ी हैं। सबसे पहले अपन ने बताया कि मूल बिंदु होता है क्या? ध्रुव P। अच्छा, उसके बाद में बताया कि P से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। फिर अपन ने कहा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। लंबवत नीचे की ओर की दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बताएंगे कि वस्तु या फिर अपन बोल सकते हैं बिंब, वस्तु या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? बिंब, ये सदैव किधर रखा जाता है? तो आप बताओगे ये बाईं ओर रखा जाता है हमेशा। सदैव कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर। तो बिंब या जो वस्तु है वो सदैव किधर रखी जाती है? दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर रखी जाती है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें सदैव दर्पण पे किधर से आपतित होती हैं? बाईं ओर से ही आपतित होती हैं। तो अपन ने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ा कि इस परिपाटी के अनुसार दर्पण जो है, इसकी मूल बिंदु है इस दर्पण के अंदर, वो होता है दर्पण का ध्रुव P। इस ध्रुव से सभी दूरियों का मापन किया जाता है। ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। बाईं ओर की ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। उसके बाद में कहा अपन ने मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? ऊपर की ओर धनात्मक दूरियां, जबकि नीचे की ओर की दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। उसके बाद में है, अपन ने कहा कि ये जो दर्पण है इसकी बाईं ओर सदैव बिंब या वस्तु को रखा जाता है। बिंब और वस्तु बाईं ओर रखा जाता है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें सदैव आपतित किधर से होती हैं? बाईं ओर से ही होती है। यह आपकी हो गई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी के अनुसार बाद में अपन बताएंगे कि बिंब की दूरी है वो, प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। अपन एक साथ चर्चा करेंगे दोनों दर्पण के अंदर। इससे पहले थोड़ा सा अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं आगे। इसके बाद में अपने को पढ़ना है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से पहले अपन बताते हैं, जैसे मान लो ये दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो वस्तु है उस वस्तु को आप या तो सीधा वस्तु बोलो या फिर बोलेंगे अपन क्या? बिंब। तो बिंब है, मान लो मैं कांच के सामने खड़ा हूँ, कांच या दर्पण के सामने खड़ा हूँ, तो दर्पण के सामने मैं हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ? बिंब हूँ, ठीक है। और ये है दर्पण। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर जो मेरी दूरी है, यानी वस्तु या बिंब की जो दूरी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बिंब दूरी बोलते हैं। तो बिंब दूरी को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? U से करते हो,
तो u क्या हुआ, तो आप वैसे एक शब्द में कहना चाहें तो अपन कह सकते हैं बिंब दूरी है। लेकिन अगर आप बताना चाहो कि वास्तव में क्या है तो आप तरीके से बताओ, तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अपन क्या बताएंगे कि दर्पण का जो ध्रुव होता है उस ध्रुव से बिंब तक की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिंब दूरी बोलते हैं। वैसे ही ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। और इसी प्रकार ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो अपन ने तीन बातें पढ़ी, u क्या है तो अपन बताएंगे बिंब दूरी है। बिंब दूरी क्या होती है, u होती है। v क्या होती है तो प्रतिबिंब दूरी होती है। f क्या होता है तो आप बताओगे फोकस दूरी होती है। तो u हो गया आपका बिंब दूरी, v हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, f हो गया आपका फोकस दूरी। ये जो तीनों हैं, इन तीनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसी संबंध को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जब दर्पण सूत्र के बारे में आपको डेफिनेशन बतानी है तो आप क्या बताओगे कि बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र होता क्या है तब आप बताओगे 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। इसके बाद में है अपने आवर्धन। आवर्धन क्या होता है तो आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन। आवर्धन बताओगे तो उससे पहले जैसे मान लो ये दर्पण है, कोई भी दर्पण है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है आपने, इस वस्तु की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को अपन क्या बोलते हैं, बिंब की ऊंचाई बोल दो भाई। वस्तु को बिंब बोलते हैं तो वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल h से, छोटे वाले h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस छोटे वाले h से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है उसको अपन प्रतिबिंब बना, उसकी ऊंचाई को अपन बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। दोनों को ही स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको h से, इसको भी h से, लेकिन इसके h के पास डेस लग जाएगा तो h डेस से। तो बिंब की ऊंचाई को आप क्या बोलते हो, h। केवल बिंब की ऊंचाई को क्या बोलोगे, स्मॉल h। प्रतिबिंब की ऊंचाई को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, h डेस से करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है इनको। फिर अपन आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्धन क्या होता है तब आप बताओगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डेस एवं बिंब की ऊंचाई यानी कि h, दोनों का जो अनुपात है इसे क्या बोलते हैं, तब आप बताओ कि इसको अपन आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन बराबर क्या है तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अच्छा, m, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डेस से करते हैं, बिंब की ऊंचाई को h से करते हैं। इस प्रकार आपके हो गया m = h डेस अपॉन h। आपको ध्यान में रखना है h डेस अपॉन h बराबर होता है किसके, माइनस के v बटा u के। अब देखो अपन ने दो चार नई आ गए। जैसे एक तो हो गई u, क्या होता है प्रतिबिंब, सॉरी बिंब दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, u सॉरी f फोकस दूरी। इसके अलावा एक आ गया आपके h डेस प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बिंब की ऊंचाई। तो इनके मान अपने को प्लस माइनस में किस प्रकार लेते हैं, कब वो प्लस में होगा कब माइनस में होगा, इसके लिए अपन थोड़ा सा और देखते हैं। देखो u क्या होता है तो आप बताओगे u होता है बिंब की दूरी, बिंब दूरी। उसी प्रकार v होता है प्रतिबिंब दूरी, f होता है आपके फोकस दूरी, h डेस ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h ये होती है आपकी बिंब की ऊंचाई। एक दर्पण है आपके पास अवतल जिसका परावर्तक सतह अंदर धसी होती है, एक दर्पण होता है आपकी उत्तल जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। दोनों दर्पण के अंदर u, v, f, h डेस और h इनके मान किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं। मान मतलब परिवर्तित का मतलब भाई प्लस का आएगा या माइनस का है, उसको अपन कैसे पता लगाएंगे तो उसके लिए बता रहा हूँ। u होता है आपके बिंब की दूरी। देखो u के लिए अपन बता रहे हैं कि अपन ने पढ़ा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर कि बिंब को सदैव रखा जाता है किस ओर, बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरियां अपन ने कहा था कैसी होती हैं, हमेशा बाईं ओर की हमेशा होती है ऋणात्मक।
तो इसका मतलब u हमेशा आपका कैसा होगा, ऋणात्मक। चाहे आपके पास दर्पण कौन सा हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, लेकिन आपका जो u यानी कि बिंब की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। चलो ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण के जो 6 और 2 वो अगर याद है, प्रतिबिंब निर्माण 8 प्रतिबिंब निर्माण है, तब आप देखो कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो दूरी है, पहले अवतल के अंदर अपन ने 6 प्रतिबिंब पढ़े, 6 में से 5 प्रतिबिंब जो थे उन 5 के अंदर प्रतिबिंब बन रहा था किस ओर, बाईं ओर। लेकिन एक के अंदर यानी छठा प्रतिबिंब विशेष स्थिति के अंदर प्रतिबिंब बन रहा था आपकी किस ओर, दाईं ओर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन विशेष स्थिति में कैसा होता है, धनात्मक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में जब आपने पढ़ा तो उत्तल दर्पण में क्या था, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा था किस ओर, दाईं ओर बन रहा था। 2 प्रतिबिंब बने, दोनों ही दाईं ओर बने। तो आप बताओ कि हमेशा ही कैसा होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में है फोकस दूरी। देखो अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी होती है फोकस होता है बाईं ओर, जबकि उत्तल का होता है दाईं ओर। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपन बता सकते हैं अवतल का बाईं ओर मतलब अवतल की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, उत्तल का दाईं ओर यानी उत्तल की फोकस दूरी होती है कैसी, धनात्मक। इसके बाद में 2 और बच गए अपने, एक तो एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई में आप देखो अवतल दर्पण में जब अपन ने प्रतिबिंब की ऊंचाई पढ़ी तो अवतल दर्पण में एक बार केवल इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब बना था। कब बना था, विशेष स्थिति के अंदर। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिबिंब या तो मुख्य अक्ष के ऊपर बना और या फिर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बना। इसका मतलब हमेशा कैसा होता है वो मुख्य मतलब प्रतिबिंब, तो आप बताओगे हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन विशेष स्थिति में कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो हमेशा ऋणात्मक अवतल के अंदर, लेकिन विशेष स्थिति में कैसा होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कैसी होती है, तो आप बताओगे या तो बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर या फिर बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर या फिर मुख्य अक्ष से और ऊपर। तो आप बताओगे कि इसका मतलब अच्छा होता भी इस साइड है, ऊपर की ओर दूरी है तो धनात्मक ली जाती है। तो हमेशा ही कैसा होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा धनात्मक होती है। अच्छा, बिंब हमेशा किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। यहाँ रख दिया बिंब को, लेकिन रखा तो ऊपर की ओर जाएगा ना, तो यहाँ पड़ी वस्तु है तो इसकी ऊंचाई कैसी होगी, तो आप बताओ ऊपर की ओर दूरी तो धनात्मक लेते हैं अपन। तो प्रतिबिंब बिंब की जो ऊंचाई है वो हमेशा ही कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये आपके कार्तीय चंद्र परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन तीनों ही टॉपिक खत्म हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपने को पढ़ना है इसके बाद में अपवर्तन। देखो अपवर्तन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं माध्यम के बारे में। प्रकाश या फिर मान लो कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के गमन का जो साधन है उसको अपन क्या बोलते हैं, माध्यम। माध्यम के बिना वस्तु है वो गमन नहीं कर सकती। तो अपन बताएंगे माध्यम है जो है वो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक माध्यम है आपका सघन माध्यम, एक है आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है या फिर विरल माध्यम क्या होता है, तो अपन ऐसे आइडिया से सीधा सीधा बताएं तो अपन कह सकते हैं सघन माध्यम के अंदर कण क्या होंगे, माध्यम के कण पास पास होंगे, जबकि विरल माध्यम के अंदर माध्यम के कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अच्छा, या फिर आप जैसे बताना चाहो एक तरीके से थोड़ा डेफिनेशन देना चाहो तो आप ऐसे बता सकते हो कि यदि एक माध्यम के कण दूसरे माध्यम की बजाय अगर पास पास हैं, इसके कण इसकी बजाय पास पास हैं, तो आप कह सकते हो कि उसे बोलेंगे सघन माध्यम। यदि एक माध्यम के कण दूसरे की बजाय यदि पास पास होते हैं तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। या फिर विरल माध्यम की डेफिनेशन कैसे दोगे कि एक माध्यम के कण यदि दूसरे माध्यम की बजाय दूर दूर हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। ठीक है। अच्छा, जैसे ये अपन ने बना रखा है मैंने, एक ये माध्यम है एक ये माध्यम है, तो अपन बता सकते हैं कि इसमें देखो थोड़े कण दूर दूर है तो ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। इसके कण पास पास है तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आई है और सघन में जा रही है तो आपको ध्यान में रखना है जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब के पास में आ जाती है, अभिलंब के
पास आ जाएगी। ध्यान में रखना आपको, आगे काम आएगी अपने, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाती है कहाँ पे, सघन माध्यम में, तो अभिलंब के क्या हो जाती है, पास में आ जाएगी। लेकिन अगर सघन माध्यम से गई है और कौन से माध्यम में गई है, विरल माध्यम में, तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अपन ने पढ़ा माध्यम होता है प्रकाश के या फिर किसी वस्तु के गमन का साधन। माध्यम दो प्रकार का, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, तो अपन ने कहा यदि एक माध्यम के कण दूसरे की बजाय पास पास है तो उसे सघन माध्यम कहते हैं, जबकि एक माध्यम के कण दूसरे की बजाय यदि दूर दूर है तो उसे कहते हैं विरल माध्यम। जैसे मैं कहूँ कि वायु है और पानी है, तो सघन माध्यम कौन है, तो आप कह सकते हो कि वायु और पानी में से सघन कौन है, तो आप बताओ पानी सघन माध्यम है। लेकिन मैं कहूँ कि पानी और कांच है, तो आप बताओगे भाई पानी और कांच में से सघन माध्यम कौन है, तो आप बताओगे कि कांच सघन माध्यम है। यानी कि दूसरे की बजाय पास पास होने चाहिए एक माध्यम के कण। तो अपन ने कहा कि विरल माध्यम से प्रकाश की किरण अगर जा रही है कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब के पास में आ जाएगी। लेकिन अगर सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम के अंदर तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब अपन टॉपिक अपना चालू करते हैं, क्या, अपवर्तन। देखो अपवर्तन के अंदर अपन ने कहा कि एक ये माध्यम है जहाँ पे वायु है, वायु एक माध्यम है, यहाँ वायु है जिसको अपन ने बनाया है पहला माध्यम, ठीक है। यहाँ पे मान लो पानी है, पानी को अपन ने बनाया है दूसरा माध्यम। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम पे, देखो दोनों माध्यम जो हैं वायु और पानी दोनों माध्यम है, दोनों को अलग करने वाला जो तल है उसको अपन बोलते हैं पृथककारी तल। क्या बोलेंगे, पृथककारी तल। तो अपन बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो पृथककारी जो तल होता है इस तल पर उसका पथ यानी उसका रास्ता जो है वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो पृथककारी तल पर अपने पथ से वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी कि इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, इसका पथ है वो विचलित हो गया, यानी कि या तो वो इससे थोड़ी दूर हो जाएगी, इसके पास में हो जाएगी। अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो दूर होगी या पास होगी। अपन ने कहा है कि वो आई कहाँ से है, वायु से, और जा कहाँ रही है, पानी में। तो यानी कि विरल से आई है और कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। अपन ने पढ़ा था विरल से आती है और सघन में जाती है तो क्या होता है, तो अपन ने कहा अभिलंब के पास में आती है। देखो इसको यहाँ से जाना चाहिए, अब वो पास में आई है अभिलंब के, मतलब इसके और पास से इधर से जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से चली जाएगी। ये घटना जो है अब इस पृथककारी तल पे अपने पथ से अलग होने की जो घटना है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखो दो चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो जाती है। क्या क्या परिवर्तित हुआ, एक तो प्रकाश की जो किरण थी, प्रकाश की किरण, एक तो इसका पथ यानी कि रास्ता चेंज हो गया, इधर से जाना था इधर चली गई। और दो नंबर इसकी चेंज हुई स्पीड। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, वायु में अलग चाल है, पानी में अलग चाल है, तो इसकी स्पीड दो नंबर प्रकाश की क्या परिवर्तित हो गई है, चाल, प्रकाश की चाल। तो जब अपवर्तन की घटना होती है तो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रकाश की किरण का पथ बदल जाता है और प्रकाश की किरण की चाल बदल जाती है। अच्छा, इसके बाद में ये जो यहाँ से देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण आती है अपन क्या बोलते हैं, उसको आपतित किरण बोलते हैं। अपवर्तन की घटना के बाद में जो प्रकाश की किरण है इसको अपन क्या बोलेंगे, तो अपन बताएंगे इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। दोनों किरण जो है इनके बीच में खींचा गया जो लंब है इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। बीच में ये पृथककारी तल हो ही गया। अच्छा, इसके बाद में देखो अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम थे उसी प्रकार से अपवर्तन के भी कितने नियम है, दो नियम है। नियम नंबर 1 है आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब।
तीनों जो है वो एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अच्छा, इसके बाद में 2 नंबर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण आई, यानी कि आपतन कोण। और इसको अपन साइन आई भी बोल सकते हैं, आपतन कोण की ज्या। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ पे जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण आर, यानी अपवर्तन कोण। अच्छा, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका जो फैलाव है इसको साइन आर भी बोल सकते हो। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गई आपतन कोण की ज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का फैलाव। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, साइन आई से। और ये आप अपवर्तन कोण की ज्या हो गई, इसको बोलते हैं साइन आर ज्या को। तो अपन कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की कोण की ज्या दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तो अपवर्तन कोण की ज्या और दोनों का अनुपात ये क्या होता है, स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ये अपने को बताया था किसने, वैज्ञानिक स्नेल ने, इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये हो गया आपके अपवर्तन के नियम। इस